I hope PPTs are visible. Anybody give answer? Yes, ma'am. Okay. Last time we have discussed the principle about the NMR. That is already shown. The spin orientation will be changed when the applied magnetic field is B0 is applied on this nuclei. That may be the two phenomena is occurs. These all spins are aligned with the field or opposite in the field, and ultimately they have the precessional frequency. They are increase the magnetic field. Then they are going from plus and minus, means lower energy state to higher energy state. And this is the formula. Now the second important part, the frequency absorbed or emitted by nucleus in the moving one energy level to another energy level is directly proportional to applied field, applied magnetic field. In NMR, it is the absorption of energy which is detected. नाउ वेरिएबल्स इन एनएमआर, जब हम एनएमआर के वेरिएबल्स काउंट करते हैं तो इसमें दो चीजें वेरिएबल है. बेसिकली द टू वेरिएबल्स व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, द फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड यानी B0, द स्ट्रेंथ ऑफ व्हिच इज मेजर्ड इन अ टेस्ला. द सेकंड वन फ्रीक्वेंसी m of radiation used for resonance of nuclei, that is measured in a hertz or megahertz. एनएमआर यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो दो चीजें वेरिएबल हैं, वो पहला तो मैग्नेटिक फील्ड है जो आप बाहर से लगा रहे हैं B0, उसकी स्ट्रेंथ को आप चेंज कर सकते हैं जिसे हम टेस्ला में मेजर करते हैं. आप 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप 1.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप 1.5 का भी कर सकते हैं, 2 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं. तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है बाहर से, जिसे हम टेस्ला में मेजर करते हैं, एक तो पहला वेरिएबल आपका ये हुआ यानी फील्ड वेरिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड वेरिएशन. दूसरा जो वेरिएशन आता है वो है फ्रीक्वेंसी यानी एन न्यू. ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज रिलेटेड टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी. रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन दैट इज यूज फॉर रेजोनेंस, जो आप रेजोनेंस पर्पस के लिए यूज करा रहे हैं, जिसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में या मेगा हर्ट्ज में. हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में जैसे हमने आप बहुत नॉर्मली या कॉमनली सोच पढ़ते हैं कि हमने यह एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया है कितने मेगा हर्ट्ज पे, 500 मेगा हर्ट्ज पे, 300 मेगा हर्ट्ज पे. तो ये जो 500, 300, 400 मेगाहर्ट्ज की हम बात कर रहे हैं या 60 मेगाहर्ट्ज की हम बात करते हैं या 100 मेगाहर्ट्ज की हमने बात की है, दैट इज रिलेटेड टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी. आप कितने रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन सेंड कर रहे हैं, आप 100 मेगाहर्ट्ज तक में कर रहे हैं, 60 का कर रहे हैं, 100 का कर रहे हैं, 300 का कर रहे हैं, 400 का कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है. When nucleus is in resonance, when it is absorbed the RF radiation and spin flip phenomena to a higher energy state, the frequency needed for resonance and the applied magnetic field strength are proportionally to each other. क्या कोरिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये मैंने शो करने की कोशिश की है, क्योंकि जो एनएमआर होता है उस एनएमआर में दो चीजें वेरिएबल होती हैं. पहला तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो आप बाहर से दे रहे हैं, और दूसरा आरएफ फ्रीक्वेंसी यानी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आप उसे भी चेंज कर सकते हैं. इन दोनों वेरिएबल्स का आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम में क्या कोरिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं. द फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर रेजोनेंस, अगर किसी भी रेजोनेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में कोरिलेशन जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. कैसे, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लिया है तो जो एनर्जी डिफरेंसेस आएगा न्यूक्लियर स्पिन स्टेट के बीच में वो बढ़ जाएगा. दैट इज रिक्वायर हायर फ्रीक्वेंसी. अब आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी रेजोनेंस को क्रिएट करने के लिए. ये दोनों चीजों को आप एग्जैक्टली कोरिलेट करिए. पहली लाइन मैंने जो डाली है, a nucleus is in resonance when it is absorb RF radiation and spin flips to a higher energy state. मतलब जो न्यूक्लियस आपका रेजोनेंस में जाने वाला है, जब वो आरएफ फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा तब उसमें स्पिन फ्लिप का मतलब है लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट के लिए मूव करना. दिस फेनोमेना इज नोन एज स्पिन फ्लिप.
then the frequency, if the stronger magnetic field or higher magnetic field when it is applied, then it is required higher radio frequency radiation. ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को रिक्वायर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंसेस है, जो न्यूक्लियर का स्पिन क्लिपिंग है, उसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था एनएमआर स्पेक्ट्रम। अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करते हैं, दैट इज द प्लॉटेड बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट आरएफ ईएमआर। इसमें हम जो इंटरनल रेफरेंस यूज करते हैं वो यूज करते हैं ट्राई मिथाइल सीलेन यानी कि केएमएस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर। एनएमआर का इंस्ट्रूमेंटेशन दैट इज रिक्वायर्ड इन द एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन दैट इज द हाई रेजोल्यूशन spectro NMR spectrometer. They are contained the following parts: sample holder, magnet or permanent magnet, magnetic coil, switch generator, radio frequency या RF generator, radio frequency receiver and read out system। जो आपका NMR स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर ये सारे पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। आप देख सकते हैं कि ये आपस में किस तरह से अरेंज है। नाउ फर्स्ट वन, सैंपल होल्डर। सैंपल शुड बी हेल्ड इन अ होल्डर एंड सैंपल होल्डर शुड बी केमिकली इनर्ट material. It is durable and it is transparent to RF radiation or desired radiation which will be used in spectrometer. Generally, the glass tube are used. Generally, glass tube is used in as a sample holder in NMR spectrometer. The tube length is 7.5 centimeter and its width or diameter is 0.3 centimeter. As shown in the specification, that glass tube is long glass tube. Second one, magnet or permanent magnet or electromagnet, that is provide homogeneous magnetic field at 60 megahertz or 100 megahertz or more than 100 megahertz. मैग्नेट, इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट that can be used a nuclear magnetic resonance instrument. The important feature of magnet is that it should give the homogeneous magnetic field. इस परमानेंट मैग्नेट का जो मेन फंक्शन है उसका काम ये है, it should be provide homogeneous magnetic field for the sample. It is provided 60 megahertz to 500 megahertz. Nowadays 700 megahertz is also used. Third one, magnetic coil. Magnetic coil, these coil induce magnetic field when the current flow there. आप इधर देखिए, इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर आप देखिए, ये आपके जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये आपके परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो ऑलरेडी फिक्स होता है। जैसे 60 मेगाहर्ट्ज, तो मतलब ये फिक्स है कि ये 60 मेगाहर्ट्ज का होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा सैंपल को। लेकिन ये जो क्वाइलिंग है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वाइलिंग, ये सैंपल के अराउंड होती है, सैंपल के आसपास एक केस जैसा होता है। जैसे आपने पहले पेन में स्प्रिंग देखी थी, अभी पेन आते थे उसमें आगे स्प्रिंग लगाई जाती थी, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जो सैंपल होल्डर होता है वहां पर भी स्प्रिंग जैसा लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वाइल।
What is the function of magnetic coil? These coil they are induced magnetic field when current flow them. इस मैग्नेटिक कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, ये तब जनरेट करेगा जब हम इसमें करंट फ्लो कराएं. Next, sweep generator. There are the two type of sweep generator, maybe frequency sweep generator and field sweep generator. Sweep generator, that main function of sweep generator, that is to produce the equal amount of magnetic field pass through the sample. Sweep generator का काम है कि इक्वल अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल अमाउंट में आपके सैंपल से पास होना चाहिए. यहाँ पर दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं. एक वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, जो ऑलरेडी फिक्स होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करते हैं कि ये जो एनएमआर है या जो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है ये 400 मेगाहर्ट्ज का है या 100 मेगाहर्ट्ज का है या 60 मेगाहर्ट्ज का है. इसके अकॉर्डिंग ही अपने इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा होता है. दूसरा जो हमारा टेम्परेरी होता है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हमें मैग्नेटिक कॉइल से मिलता है. ये सैंपल के अराउंड एज अ स्प्रिंग कॉइल्ड होता है. इसमें मैग्नेटिक फील्ड तब जनरेट होता है जब हम करंट फ्लो करते हैं. जब हम करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा. अगर हम करंट का वोल्टेज वेरी करते हैं तो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी वेरी करता है. अब स्वीप जनरेटर का जो फंक्शन है वो ये है, दैट इज प्रोड्यूस द इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द सैंपल. आपके सैंपल में इक्वल अमाउंट में या होमोजीनियस अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड पास होना चाहिए. जो परमानेंट है वो तो उतना ही जनरेट करेगा, लेकिन जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बार बार वेरी ना करे, उसके लिए हम स्वीप जनरेटर को यूज करते हैं. क्यों करते हैं? दिस इज ऑर्डर फॉर द न्यूक्लियस टू रेजोनेट. ये कंडीशन क्यों आती है? हम दो तरीके से स्वीप जनरेटर यूज कर सकते हैं. एक तो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी स्वीप और दूसरा हमारा होता है फील्ड स्वीप. जो फ्रीक्वेंसी स्वीप होता है, स्वीप का मतलब है उसको चेंज करते रहना. तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी में हम दो तरीके से कर सकते हैं. मैंने आपको इसके पहले की स्लाइड में बताया था कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं. एक वेरिएबल तो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो हम बाहर से लगाते हैं, तो यहाँ पर, और दूसरा होता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी. हम दो तरीके से चीजों को वेरी कर सकते हैं या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब आप एक चीज को कांस्टेंट कर दीजिए. अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V0 is constant during the experiment, then we can change the RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी. हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं. जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं बाय द ऑसिलेटर, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी स्वीप. तब हम उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्वीप. मैग्नेटिक फील्ड is kept constant. If the magnetic field is constant, the precisional frequency is fixed. अगर आपने किसी सैंपल में H0 को कांस्टेंट किया या मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में उस सैंपल में जितने भी न्यूक्लियाई हैं, उन न्यूक्लियाई का प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. अब आप जब उस पर रेजोनेंस क्रिएट कराएंगे, तो अब आप उसमें जैसे ही आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी की फील्ड को चेंज करेंगे, जैसे जैसे चेंज करेंगे, इट बिकम इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे दो चीजें हैं. हमने आपको पहले इसीलिए वेरिएबल्स बताए हैं. दो वेरिएबल्स में से आपको एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना है. इफ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इज कांस्टेंट, देन ऑल न्यूक्लियस आर फील सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सारे के सारे न्यूक्लियाई बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में फेस करेंगे, और जब वो जैसा फेस करेंगे तो उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट हो जाएगी. और जब आप रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके डालेंगे, यानी 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो मैच करेगा, जिस प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी आरएफ की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, वो उसी को एब्जॉर्ब कर लेगा और रेजोनेट कर जाएगा. तो इस तरह से जब हम लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्वीप. इसका जस्ट रिवर्स आपका फील्ड स्वीप होता है. दूसरे में हम क्या कर सकते हैं? इफ द आरएफ रेडिएशन इज कांस्टेंट, अगर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या था? और अगर आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया,
Then magnetic field will be changed by varying the magnetic field change, and the nucleus is resonate at the changing by the various magnetic field, and that is known as field sweep method. इन दोज कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशंस में आपके लिए सबसे आसान क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को बहुत जल्दी जल्दी वेरिएबल नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसलिए किसको चेंज करते हैं, बार बार रेडियो फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है, उसकी एक रेंज को लिया जा सकता है। नाउ रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर यानी जो जनरेटर है वो क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर और रेडियो ट्रांसमीटर कॉइल, दे आर ट्रांसमिट और प्रोड्यूस द आरएफ या रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन को या रेडियो वेव्स को जनरेट करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर रेडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है, डिजायर्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करेगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, इसका क्या फंक्शन है, रेडियो रिसीवर कॉइल that is detect the receiver's radio frequencies emitted by the nuclei when it is returned to ground state। यानी ये वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट आउट करेगा जो न्यूक्लियाई रिलैक्स करके लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहे हैं। रीड आउट सिस्टम, एक्चुअली रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर दैट इज अ वेरी वीक सिग्नल, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द amplified form तो require considerable amplification, that is use the readout system, a computational system that analyze and record the data। Now which type of sample used in NMR spectroscopy, हम किस टाइप के सैंपल को NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर सकते हैं, हम सॉलिड सैंपल भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड सैंपल्स भी यूज करते हैं। फॉर लिक्विड सैंपल हम सिंपल कन्वेंशनल स्टेट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं, सॉलिड सैंपल के लिए हम सॉलिड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी यूज कर सकते हैं। सॉलिड फेज मीडिया जिसमें हमारे जैसे क्रिस्टल्स हैं, माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर्स है, जेल्स है, एनाइसोट्रॉपिक सॉल्यूशंस हैं, प्रोटीन्स है, प्रोटीन फिब्रिल्स है, ऑल काइंड ऑफ पॉलीमर्स दे कैन बी यूज्ड। So can be used in the liquid phase, there are different type of liquid solutions. For example, nucleic acid solutions, proteins, carbohydrates that can be used. So ultimately, we can say in a NMR spectroscopy, the word different type of wide variety of samples can be used. आप ये मान के चलिए कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सारे लगभग ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सैंपल्स को हम यूज कर सकते हैं। सैंपल प्रिपरेशन, the sample is dissolved in solvent, suitable solvent in NMR spectroscopy. Generally we are using the deteriorated solvent, means hydrogen is replaced by the deuterium and then placed in a magnetic field। और रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर then कैसे वर्क करता है, जब आप अपना सैंपल बना लेते हैं, सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद अपने सैंपल होल्डर में अपना सैंपल डालते हैं और डालने के बाद आप उसे मशीन में फिट करते हैं, NMR स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं। देन और रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, आपको पता है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर क्या है, ये वो है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को इमिट करेगा। देन इरिडेट द सैंपल, ये सैंपल को इरिडेट करते हैं with the short pulses of radiation, they are causing the resonance। When the nuclei fall back to their lower energy state, the detector measures the energy released and the spectrum is recorded। इसलिए एक बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली आपके जीपैट वगैरह में कि NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में विच RF इज मेजर्ड, हम कौन सी RF को मेजर्ड करते हैं, जो इमिटेड है या जो एब्जॉर्ब है। ऑब्वियसली हम इससे इमिटेड यूज करते हैं, यानी जो आपका रिसीवर है वो इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट आउट करता है, जबकि NMR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जांपल है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना है और इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डिटेक्टर है वो किस रेडियो फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है, डिटेक्ट आउट करता है। ये इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट आउट करता है। When the nuclei fall back to their lower energy state, then the detector is measure the energy released and the spectrum is
recorded. Okay. Solvent which are used in NMR spectroscopy, that is the very important NMR spectroscopy that is used. The solvent is very important. It is very costly. That's why NMR spectroscopy is very costly technique. So the following solvents are normally used in which hydrogen replaced by deuterium. For example, CCl4 यानी carbon tetrachloride, CS2 carbon disulfide, CdCl3 this is the deuterated chloroform, C6D6 hexadeutiriobenzene, GTO deuterium oxide, CdCl3 and DMSO इसमें एक रह गया है. Dimethyl sulfoxide. Dimethyl sulfoxide. This is the different type of solvent which are used in NMR spectroscopy to see all type of solvent they have no hydrogen. ये जितने भी solvent है इसमें कहीं कोई हाइड्रोजन नहीं है because this is the 1H NMR spectroscopy. हम यहाँ पे प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर रहे हैं और प्रोटॉन में जो हमारे सैंपल में है हमें सिर्फ उससे ही रेजोनेट करवाना है, जो हमारे सॉल्वेंट में है उन्हें रेजोनेट नहीं कराना है. तो हम इस तरह का सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं जिनमें हाइड्रोजन हो ही ना. तो ऐसे सॉल्वेंट बहुत लिमिटेड हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 है, जैसे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड यानी DMSO है, CS2 जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है. तो ये सारे सॉल्वेंट हैं, ये अवेलेबल हैं जिनमें हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है. लेकिन जो हमारे सैंपल्स होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम और भी सॉल्वेंट यूज करते हैं जिनमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम के साथ इंटरेक्ट कराते हैं. जैसे D2O, हम वाटर की जगह पर ड्यूटेरियम वाटर यूज करते हैं. जैसे बेंजीन, हम बेंजीन में सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके C6D6 के साथ करते हैं. जैसे CDCl3 यानी क्लोरोफॉर्म. तो जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी सैंपल्स हैं, जनरली all samples are easily dissolved in these solvent, any one of these solvent. इनमें से किसी भी सॉल्वेंट के साथ वो डिसॉल्व हो जाते हैं. एक और इम्पोर्टेंट चीज, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ सोल्यूशन. हम जो भी सॉल्वेंट सिलेक्ट करेंगे उस सॉल्वेंट में आपके सैंपल की जो सॉल्युबिलिटी है वो 100% होनी चाहिए. जब वो सॉल्युबिलिटी मींस द solute must be soluble in a particular solvent and to make a transparent solution. इसका हर हाल में ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ही बनना चाहिए. आप जब ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन रेडी करेंगे देन वी गो फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको सॉल्वेंट रिगार्डिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन के रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन किया है. हमने अभी जो भी आपको एक्सप्लेन किया है ये सब 1H NMR है, यानी 1H NMR यानी प्रोटॉन NMR के लिए है. प्रोटॉन NMR का स्पेक्ट्रम कैसे आता है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगी कि 1H NMR और इथेनॉल. उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जब NMR स्पेक्ट्रम आता है तो क्या क्या चीजें उसकी आती हैं. मतलब NMR स्पेक्ट्रम में हम क्या क्या इंटरप्रिटेट करते हैं. इंटरप्रिटेशन का मतलब उसमें क्या क्या चीजें या क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके